हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलिंग। तो IBPS AFO 2024 को जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो 2018, 19 और 20 का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज के इस सेशन में हम 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे आई एग्जाम बी की साइट पे। आपको जाकर के आई एग्जाम बी में की साइट पे सिंपली ये सर्च करना है IBPS AFO मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर। ऑलराइट, सो यहाँ पर 2021 का जो पेपर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सेम ही पैटर्न है, 45 मिनट्स दिए जाते हैं, 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स के। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। नॉर्मल और एग्जाम हॉल मोड दोनों में ही ये अवेलेबल है। ऑलराइट, सो यहाँ से यू कैन सिलेक्ट योर लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर हिंदी में, जिसमें भी आपको देना है, और फिर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा जो टेक्स्ट का साइज है वो इंक्रीज करते देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, दैट इज कीपिंग इन व्यू इंटरेस्ट ऑफ शुगर केन फार्मर्स। CCEA दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो FRP सेट करती है शुगर केन का हर शुगर सीजन में। ठीक है, तो ये तो 2021-22 2021 का पेपर था। ठीक है, तो फिर उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया था। लेकिन अगर अभी ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि FRP कितनी है शुगर केन की, तो अभी मार्केट में जो प्राइस है दैट इज 340 रुपीज पर क्विंटल। और कितना इसमें शुगर रिकवरी रेट होता है? 10.25% का शुगर का रिकवरी रेट। ऑलराइट, 2024-25 के जो ईयर है उसके हिसाब से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज एक्यूची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ। तो एक्यूची डिजीज जो है ये H2S की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है राइस में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज योर आम्रपाली। सो आम्रपाली क्या है? एक तरह का आपका जो मैंगो है उसकी वेराइटी है जो कि क्रॉस से बनती है। किसके क्रॉस से? DNA हम इसको याद करते हैं, दैट इज दशहरी इंटू नीलम गिव्स यू आम्रपाली। ऑलराइट, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नीलम इंटू दशहरी जब हम करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पर दशहरी इंटू नीलम करा है। अच्छा, हमेशा जो आपका फीमेल पेरेंट होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है और मेल पेरेंट का बाद में। तो यहाँ पर दशहरी जो है उसका फीमेल पार्ट यूज किया गया एंड नीलम इज टेकन एज योर मेल पेरेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज पूसा नन्ना वेराइटी ऑफ पपाया इज डेवलप्ड बाय। सो पूसा नन्ना वेराइटी है एक पपाया की जिसकी हाइट जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसका नाम पूसा नन्ना है और इसको डेवलप किया गया था बाय म्यूटेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव मूंगा सिल्कवॉर्म इज रियर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीशीज। सो हर एक हमारा जो सिल्कवॉर्म है उसके लिए स्पेसिफिक टाइप की ट्री स्पीशीज यूज की जाती हैं। मूंगा जो है, जो कि स्पेशली आपके आसाम वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हल्का गोल्डन कलर का इसका मतलब कलर होता है इसका। ठीक है, तो इसके लिए सोम और सोआलू के जो ट्री स्पीशीज है वो यूज़ किए जाते हैं। वेरेस अगर यहीं पर इरी सिल्कवॉर्म आया होता तो इरी सिल्कवॉर्म में कैस्टर दैट इज रेसिनस कम्युनिस ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर आपका आया होता कि मलबरी सिल्कवॉर्म किस पे करते हैं हम रेयर, तो वो मलबरी के प्लांट में करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव मेजर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ स्टेम बोरर। सो स्टेम बोरर का जब अटैक होता है राइस में 2 स्टेज पे हो सकता है। ठीक है, या तो वेजिटेटिव स्टेज पे हो या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज पे जब होता है तो हमारे पास आता है डेड हार्ट, क्योंकि नीचे से ही कट कर देता है हमारी जो मेन स्टॉक होती है उसको, तो यहाँ पर हमें डेड हार्ट देखने को मिलते हैं। और अगर ये रिप्रोडक्टिव फेज में करता है जब वहाँ पर ग्रेन्स बन गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमको दिखाई देता है वाइड ईयर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एडल्ट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन मिल्क। सो मिल्क में अगर बहुत ज़्यादा वाटर डाल दिया है तो उसकी क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन जनरल अगर आप मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखोगे तो 1.028 से 1.034 तक होती है।
अगर एडल्ट्रेशन इसमें हम कर देते हैं तो डेंसिटी इसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारा ये क्या, कौन मेजर करेगा ये सारी चीजें, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, दैट इज द लेक्टोमीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज योर पास्चराइजेशन इन मिल्क इज डन। सो पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल कर दिया जाता है। कैसे किल किया दिया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, फिर एकदम से लो टेम्परेचर पे ले आते हैं। तो वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो किल हो जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज एज पर द फर्स्ट revised estimate released on 29 January 2021, according to National Statistical Office Ministry of Statistics Program Implementation, livestock contribution in GVA in 2019-20, तो ये भी आपका पुराना डेटा है, उस टाइम का करंट अफेयर्स में ये रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था कि जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक का, लेकिन आपको क्या याद करना है, अभी कितना लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप जीवीए देखोगे एग्रीकल्चर के टर्म्स में, यानी कि एग्रीकल्चर के जीवीए में लाइफ स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है, सो इट इज अराउंड 30.38, वेयर इज टोटल अगर हम जीवीए देखें तो उसमें 4.66% कंट्रीब्यूशन है ऑफ द लाइफ स्टॉक। अब नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि फिशरीज का कितना कंट्रीब्यूशन है इन द टोटल जीवीए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। इसमें से कौन किसमें डायरेक्ट हम जीन ट्रांसफर नहीं करते। सो डीएनए ट्रांसमिशन, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में जीन ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि हम प्लांट का एक टिश्यू ले लेते हैं जिससे कि नए सेल्स डिवाइड किए जाते हैं, नया आपका फुल ऑर्गेनिज्म बन सकता है। टिश्यू कल्चर में जीन ट्रांसफर नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मिल्क पास्चराइजेशन इज डन और नॉट कैन बी डिटरमाइन। तो मिल्क में अगर पास्चराइजेशन किया गया है या नहीं किया गया है, कैसे हमें पता चलेगा, ये पता चलेगा एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट से। इसमें क्या होता है, जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है, ये एक तरह का आपका एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है रॉ मिल्क में। तो अगर हमारा जो मिल्क है उसमें ये एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर उसमें है, दैट मीन्स इसमें हमारे जो प्रोसेस है पास्चराइजेशन की वो नहीं की गई है, ठीक है। अगर उसमें नहीं प्रेजेंट है यानी कि पास्चराइजेशन किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज कुर्ग इज अ कमर्शियल वेराइटी ऑफ विच प्लांटेशन क्रॉप। तो ये आपकी कॉफी की एक वेराइटी होती है कुर्ग। ऑलराइट, और कुर्ग एक जगह भी है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, ऑयल कंटेंट परसेंटेज इन योर ग्राउंडनट। सो ग्राउंडनट में कितना ऑयल परसेंटेज होता है, इट इज अराउंड 44 to 52%। और इसी तरह का क्वेश्चन आपका नाबार्ड में भी पूछा गया था पिछले साल कि ग्राउंडनट में कितना ऑयल परसेंटेज होता है और कितना प्रोटीन परसेंट। तो ऑयल परसेंट अराउंड 44 to 52% होता है, और प्रोटीन अगर हम देखें तो अराउंड 20 to 25% उसमें प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ड्रॉट पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल। सो कैटल की कौन सी ऐसी ब्रीड है। अच्छा, यही क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा कल का जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा था 2020 का, वहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन आ रखा था कि कौन सा हमारा ब्रीड ड्रॉट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कृष्णा वैली इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपके सारे जो हैं गिर, रेड सिंधी, साहिवाल, ये प्योर मिल्च आपके फॉर मिल्च पर्पस यूज़ करते हैं। थारपारकर जो है ये डुअल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट। तो इसमें से आपकी डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट कौन सी है, आपकी बारबरी जो है, दैट इज यूज्ड एज अ दोनों पर्पस के लिए, यानी कि मीट पर्पस के लिए भी और मिल्क पर्पस के लिए भी ये यूज़ की जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज your question number 16, that is curd toe disease in poultry is caused by the deficiency of which vitamin। so curd toe जो एक तरह का पोल्ट्री का डिजीज है, ये विटामिन B2 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब होता है। ओके, और किस में होता है, ये चिकन्स में होता है जनरली।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, क्वीन ऑफ मिल्क ब्रीड अमॉन्ग द फॉलोइंग गोट ब्रीड। सो इसमें से आपकी जो सानेन है, ठीक है, इसको क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इसका लैक्टेशन होता है, प्रोडक्शन मिल्क का काफ़ी अच्छा करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव, दैट इज योर एडियाबैटिक dehumidification will lead to dash in humidity and dash in temperature। सो एडियाबैटिक dehumidification, देखो dehumidification है यानी कि ह्यूमिडिटी जो है उसको कम करेगा, तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। अब जब एनर्जी बाहर को ट्रांसफर नहीं हो रही है तो इसलिए एनर्जी अंदर ही रहेगी और वो क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। तो इसलिए यहाँ पर होगा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज फिश इज एबल टू टॉलरेट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेलिनिटी। सो अलग अलग तरह की सेलिनिटी में कौन सी तरह की फिशेस जो है वो सर्वाइव कर जाती हैं, तो उन फिशेस को हम क्या कहते हैं, यूरिहेलाइन कहते हैं। या फिशेस या और कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेलिनिटी में सर्वाइव कर सकता है, तो उसको हम यूरिहेलाइन कहते हैं, ठीक है। वेरेस ओलिगोहेलाइन जो है वो आपके 0.5 to 5 ppt यानी कि पार्ट्स पर 1000 में अगर इतना सेलाइन कंडीशन है तो उसमें सर्वाइव करेगा। स्टीनोहेलाइन होता है जो कि बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी में सर्वाइव कर पाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, दैट वी हैव इंडिकेटेड प्लांट फॉर बोरोन डेफिशिएंसी। सो बोरोन की जब भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें किससे पता चलता है, सनफ्लावर से पता चलता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन 2020 के पेपर में भी आ रखा था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज which of the following ameliorate is cost effective and easily available for the reclamation of sodic soil। so sodic soil का reclamation, अच्छा 2020 का जो पेपर था वहाँ पर सेलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन पूछा गया था, यहाँ पर सोडिक सॉइल का। तो सोडिक सॉइल में क्या है, आपका सोडियम का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। सोडियम को रिप्लेस करने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम, जो कि प्रोवाइड करता है जिप्सम। राइट, तो जिप्सम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो स्पेशली एसिडिक जो सॉइल्स होती हैं वहाँ पर हम रॉक फॉस्फेट बहुत इजीली यूज कर लेते हैं। रॉक फॉस्फेट एक तरह का आपका नेचुरल सोर्स है इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसका। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क कॉटन ट्री। सिल्क कॉटन ट्री कपोक होती है, ठीक है। क्यों कहते हैं इसे सिल्क कॉटन ट्री, बिकॉज इसका अगर आप फ्रूट देखोगे तो उसमें क्या होता है, हेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे से हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, सिल्क लाइक अपीयरेंस देते हैं, तो इसलिए इसका नाम सिल्क कॉटन ट्री रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, विच फिश कैन बी इजिली ग्रोन इन ब्रैकिश वाटर विथ क्विक ग्रोथ रेट एंड कैन टॉलरेट द फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है तो भी ये इजीली सर्वाइव कर जाती है। और इस तरह की फिश कौन सी होती है, टाइगर श्रिम्प होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज क्योरिंग टेम्परेचर ऑफ पोटैटो। देखो पोटैटो में हम क्योरिंग क्यों करते हैं, जब भी पोटैटो का हार्वेस्टिंग किया जाता है तो हार्वेस्टिंग करते टाइम ना उसमें कहीं ना कहीं कट्स और वोन्ड्स लग जाते हैं। अब क्या करते हैं, इसको जब हम निकाल लेते हैं तो इसको सेका जाता है थोड़ा आग में, दैट इज कॉल्ड क्योरिंग। ठीक है, जब इसमें इसका जो आप बोल सकते हो वाटर मॉइस्चर थोड़ा कंटेंट कम कर लेते हैं, एट द सेम टाइम हम इसको थोड़ा हीट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जो भी कट्स जहाँ पर भी लगे हुए हैं वहाँ पर थोड़ा हील अप हो जाए, वहाँ पर एक लेयर जम जाए जिसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शन नहीं होगा। तो क्योरिंग टेम्परेचर यहाँ पर कितना होता है हमारा, इट इज़ अराउंड 20%, ठीक, सॉरी इट इज़ अराउंड 25%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टी वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप। सो ये आपकी सपोटा की बहुत अच्छी वेराइटीज़ हैं। क्रिकेट बॉल की तरह वैसे आप वैसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि सपोटा क्या है, क्रिकेट बॉल की तरह गोल गोल दिखता है, इसीलिए इसकी वेराइटीज़ को क्रिकेट बॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज टू प्रिवेंट द इरोजन इन हिल्स। सो हिली एरियाज में इरोजन
प्रिवेंट करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, कॉन्टोर बंडिंग कर देते हैं। जहाँ पर भी थोड़ा हल्का हिली एरिया, हल्का स्लोप है, वहाँ पर बंडिंग अगर हम कर दें तो उससे इरोजन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, विच मशीनरी कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्पस लाइक सोइंग, फील्ड प्रिपरेशन, वीडिंग एक्सेट्रा। तो एक रोटावेटर ही इसमें से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप सोइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसको थोड़ा बहुत जो सॉइल है उसको ब्रेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जब इससे हम आप देख सकते हैं एक तरह से जैसे प्लो का काम होता है, उसी तरह से थोड़ा बहुत ये वैसे ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज टू रिड्यूस फर्टिलाइजर यूज गवर्नमेंट हैज डिक्रीज्ड यूरिया बैग साइज। सो पहले जो यूरिया का बैग था वो 50 kg का आता था, अब वो कितने का आता है, 45 kg का आता है, क्योंकि जो किसान थे वो 50 kg का बैग लेकर के उसको पूरा ही यूटिलाइज कर देते थे, उसको पूरा ही यूज़ कर लेते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका ओवर यूज़ कम करने के लिए क्या करें, इसका जो बैग का साइज है वो ही कम कर देते हैं, तो 45 पे ले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज इट इज the practice of forestry in areas devoid of tree growth and other vegetation situated in place away from the conventional forest area with the objective of increasing the area under tree growth। तो इस तरह की जो फॉरेस्ट्री होती है जहाँ पर हम ऑलरेडी जो हमारा फॉरेस्टेड एरिया है उस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इस तरह की फॉरेस्ट्री को हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। Question number 31 is immature fruits turned into desirable color and flavor, edible, palatable and with ethylene treatment। यानी कि वो हमारा फ्रूट है जो कि इमेच्योर है, उसमें हम इथाइलिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा पक जाए, राइपनिंग हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, राइपनिंग कहते हैं। अच्छा से डी ग्रीनिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा, डी ग्रीनिंग में क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है, यानी कि ग्रीन कलर जो है वो रिमूव करके हम उसका येलोइश कलर या फिर कोई जो राइपन्ड वाला कलर होता है वो हम ले आते हैं, उससे ग्रीन कलर हटा देते हैं, दैट इज डी ग्रीनिंग। राइपनिंग में क्या होता है, राइपन होता है फ्रूट अंदर से और फिर जाके आके उसका कलर चेंज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, वी हैव द मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द सनलाइट इज नोन एज। तो जिस तरह जहाँ जहाँ सनलाइट जा रही है वहाँ वहाँ अगर प्लांट मूव करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म की ये प्रोसेस होती है। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट होती है फोटोट्रॉपिज्म में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, गोल्डन राइस इज रिच इन। सो गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए में रिच होता है। अगर विटामिन ए अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो कई बार बीटा कैरोटीन भी ऑप्शन में दिया रहता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ऑलराइट, और ये बेसिकली क्या किया था, बायोफोर्टिफिकेशन किया गया था फूड में, ताकि लोग जो है जब राइस खाएं तो उसी के साथ साथ उनको विटामिन ए भी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 34, लीफ कर्ल डिजीज इन चिली इज ट्रांसमिटेड बाय। तो चिली में लीफ कर्ल डिजीज क्या है, एक तरह का वायरल डिजीज है, और जब भी वायरल डिजीज हमारे पास होता है तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वेक्टर हमारा वाइट फ्लाई है। वाइट फ्लाई भी क्या है, तरह का पॉलीफेगस इंसेक्ट है, अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं उनको उनमें फीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग ईज इन अडॉप्शन ऑफ जीरो टेल सिस्टम। देखो जीरो टेल सिस्टम जब भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं ना तो उनमें क्या होता है, वीड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो पेरेनियल वीड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेती है। तो इन पेरेनियल वीड्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो टिल जो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 36 इज मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ ओकरा इन सर्टिफाइड सीड। जब भी आप ओकरा का सर्टिफाइड सीड अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ओकरा क्या है, एक तरह का हमारा ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना हमें आइसोलेशन डिस्टेंस रखना पड़ता है, अराउंड 200 मीटर का। ठीक है, ये सर्टिफाइड सीड में है, फाउंडेशन सीड में नहीं है। सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 37, इन कैटन्स प्रेगनेंसी सिम्टम व्हेन एम्ब्रियो इज आउट।
तो जब एम्ब्रियो आउट हो जाता है तो उस टाइम पे किस तरह के प्रेगनेंसी सिम्टम्स आते हैं कैटल्स में? तो इज इट एनेस्ट्रेस, साइलेंट ईस्ट्रेस, लैप्सिंग ऑफ यूट्रस, सेक्सुअल इम्पैरिटी या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसमें आपके लैप्सिंग ऑफ यूट्रस होने लगता है जब एम्ब्रियो बाहर निकल जाता है। Question number 38 that we have, in which of the following structure receive partial air, water and sunlight from atmosphere? तो शेड नेट में जो होता है ना, आपने शेड नेट अगर देखा होगा तो उससे क्या होता है, हल्का हल्का सा धूप भी अंदर आ रही होती है, साथ ही साथ बाहर की हवा वगैरह भी सब कुछ अंदर आ जाता है, तो दैट इज द शेड नेट है। क्वेश्चन नंबर 39 that is guava flesh पिंक स्पॉट वेराइटी इज नोन एज सरदार। एक ऐसी वेराइटी जिसको हम सरदार भी कहते हैं, तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। देखो सरदार वेराइटी किसका नाम है, L49 का है, ठीक है, और इसका अंदर जो फ्लैश होता है वो हल्का पिंकिश कलरेशन में होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मच कॉन्सेंट्रेट इज फेड टू क्रॉस ब्रेड एग्जॉटिक, यानी कि एक तो क्रॉस ब्रेड है, ऊपर से एग्जॉटिक स्पीशीज भी है, और फिर 5 मंथ्स प्रेग्नेंट कैटल जो है इनको मेंटेनेंस फीड तो हम देते ही हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर जो फीटस है वो भी डेवलप हो रहा है, तो 1.5 kg का एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट इनको फीड कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इम्परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल अनेबल टू रिप्रोड्यूस। सो ये किस में दिया गया है, हमें बीज में दिया गया है। इन केस ऑफ बीज यू हैव क्वीन जो कि एग लेइंग का काम करती है, तो वो तो रिप्रोड्यूस कर सकती है। ड्रोन्स क्या होते हैं, दोस आर मेल काउंटर पार्ट्स। तीसरे जो हमारी कास्ट आती है वो आती है वर्कर बीज की, जो फीमेल्स तो होती हैं लेकिन ये स्टेराइल होती हैं, ठीक है। तो इम्परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल आर दी वर्कर बीज। क्वेश्चन नंबर 42, बैक्टीरियल डिजीज ऑफ फिश डिसइंटीग्रेटिंग फिन्स ब्रिटल फिन रेस। एक इस तरह का डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज फिशेस का, जिसमें कि उसकी फिन्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो ये फिन एंड टेल रॉट है जिसमें कि रॉटनिंग होने लगती है, एंड इट्स काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 43 we have, when plant is propagated by small tissue or part of the plant that then that particular technique is termed as। तो पूरे ही प्लांट के हम एक छोटा सा टिश्यू लेंगे जिससे हम नया प्लांट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो हम टिश्यू लेते हैं, उससे क्या है कैलस फॉर्म होता है, और कैलस बाद में क्या है डिफरेंशिएट करके डिफरेंट प्लांट पार्ट्स बनाता है। तो ये पूरी प्रोसेस किस में होती है, टिश्यू कल्चर में होती है। टिश्यू कल्चर का ही दूसरा नाम क्या है, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 44 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज लंग्स एज लेबिरिंथ, यानी कि इनके जो गिल्स होती है वो नहीं डेवलप होती है, बल्कि क्या होती है लेबिरिंथ टाइप का एक ऑर्गन डेवलप होता है, और ये गौरामी फिशेस में आपको दिखेगा। ये क्या करती है, जो जहाँ पर बहुत कम ऑक्सीजन होगी उस एनवायरनमेंट में भी ये इजीली ग्रो कर जाती है बिकॉज ऑफ दिस लेबिरिंथ दैट इज प्रेजेंट देयर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, ड्रेनेज मेथड यूज्ड इन हाई वाटर टेबल एरियाज अंडर द सरफेस। तो किस तरह का हमारा ड्रेनेज यूज किया जाता है, ड्रेनेज इन हाई वाटर टेबल एरियाज, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पर कि बहुत शैलो हमारा वाटर टेबल है, ठीक है। तो टाइल ड्रेनेज, मोल्ड ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज, पाइप ड्रेनेज या फिर डिच ड्रेनेज। तो यहाँ पर हमारा सब सरफेस ड्रेनेज हम इजिली इसे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द वाटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज method of extreme form of minimum tillage where primary tillage is completely avoided and secondary tillage is restricted to row zone only, यानी कि सिर्फ हम इतना ही टिलेज ऑपरेशन करेंगे जिससे कि रो ओपन हो जाए और वहां पर हम सीड डाल सके, तो इस तरह का टिलेज होता है जीरो टिलेज। Question number 47, that is dash is used in tractor transmission for attaching combine harvester and thresher to tractor। तो फिर कोई भी हमें इम्प्लीमेंट अगर हमें ट्रैक्टर पे लगाना है तो हम कहाँ पर लगाते हैं, उसको पावर टेक ऑफ पे लगाया जाता है, ताकि वहां से पावर टेक ऑफ क्या करता है, पावर देता है इम्प्लीमेंट को।
क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी। तो अगर सीड डॉर्मेंट है तो किस वजह से होती है सीड डॉर्मेंसी? या तो इमेच्योर एम्ब्रियो होगा अंदर, या फिर जो हमारा बाहर का सीड कवर है वो इतना इम्परमिएबल होगा। ठीक है, तो इमेच्योर एम्ब्रियो वुड बी द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज the loans against the hypothecation of agriculture produce for up to 12 months period subject to a limit of dash against the your negotiable warehouse receipts है ये। ठीक है, so negotiable warehouse receipts या फिर negotiable warehouse receipts, यहाँ पर इनको यूज करके कितने तक हम ले सकते हैं? 75 लाख तक का लोन्स लिया जा सकता है फॉर 1 ईयर। TSS फॉर शुगर केन राइपनिंग। तो शुगर केन की राइपनिंग हमें कैसे पता चलता है कि शुगर केन की अभी हार्वेस्टिंग कर दी जाए? तो हम उसका क्या चेक करते हैं? TSS चेक करते हैं, विच शुड बी अराउंड 20। तो 18 से लेके 20 तक या फिर 16 से लेके अगर 20 तक इसका TSS है, और वो किससे मेजर किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ हैंड रिफ्रैक्टोमीटर TSS हम मेजर कर सकते हैं। तो इट शुड बी अराउंड 20। Question number 51, that is a component of protein and chlorophyll required in amino acid formation. So ऐसा कौन सा हमारा इसमें से एक मिनरल है जो कि प्रोटीन का भी कंपोनेंट होता है, क्लोरोफिल का भी होता है, अमीनो एसिड्स का भी होता है? सो दैट इज अनडाउटेडली दैट इज योर नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, नॉरेंटेन इज अ डवार्फिंग जीन ऑफ। सो वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर वीट का एक तरह का ये जीन है, डवार्फिंग जीन है नॉरेंटेन, जिसकी वजह से वीट की जो वेराइटीज है उनकी हाइट बहुत कम कर दी गई थी, एंड स्पेशली आपका ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत काम आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, ACABC दैट इज एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर टेक्स ट्रेनिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। से एक तरह का ये इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट, जिसमें कि जितने भी यूथ होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है इन ऑर्डर टू ओपन अप देयर ओन एग्री क्लिनिक या फिर किसी तरह का एग्री बिजनेस सेंटर खोलने का। तो ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है? ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता है मैनेज। ऑलराइट, मैनेज क्या है? दिस इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, और ये हैदराबाद में है। Okay, next is question number 54. In the production function curve, which state starts when AP and MP intersect each other and E is equal to 1? ठीक है, तो E equals to 1, that is E क्या है यहाँ पर? इलास्टिसिटी। ठीक है, सो हमारी एक स्टेज आती है दैट इज स्टेज 2, जो कि रैशनल स्टेज जिसे कहा जाता है। स्टेज 1 और स्टेज 3 जो है दोनों इरैशनल स्टेजेस होती है, लेकिन स्टेज 2 क्या है? रैशनल हमारी स्टेज होती है जहाँ पर प्रोडक्शन करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, और वहीं पर आपका APMP इंटरसेक्ट होती है उसकी स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 55, विच अमंग द फॉलोइंग फिशेज इज नॉट सरफेस वाटर और पेलेगिक फिश। ठीक है, इसमें से कौन सी सरफेस फिशेज में नहीं आती है? तो फ्लैट फिश जो है दैट डज नॉट कम्स अंडर सरफेस फिश। इसके अलावा आपके सार्डिन्स, मैक्रल्स, ट्यूना, ये सारी क्या हैं? सरफेस फिशेज। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following is not a major pigment of photosynthesis? तो एक मेजर पिगमेंट हमारा फोटोसिंथेसिस का क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, जो कि रिएक्शन सेंटर बनता है। उसके अलावा एक्सेसरी हमारे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर कैरोटीन जो है that would be the accessory pigment, not a major pigment. Question number 57, that is carbohydrate is present only around 1%, जो टोटल एनिमल की बॉडी होती है उसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है लिवर में और मसल्स में। सो इट ओनली कंप्राइजेस ऑफ 1%। क्वेश्चन नंबर 58, जया इज अ हाई yielding variety developed in India which outyield both its parents was a cross between। तो जया एक मिरेकल राइस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वर्ड में मिरेकल राइस IR8 को कहते हैं और इंडिया में मिरेकल राइस हमारा जया है।
ये बनाया गया था विद द क्रॉस ऑफ TN1 एंड T141, दोनों को क्रॉस करके बनाया था। और जो ये डेवलप हुई थी हमारी वैरायटी, इन दोनों की ही जो यील्ड है उससे ज़्यादा इसकी यील्ड हुई थी। Question number 59, that is to look at the inside of a developing egg by shining the bright light through it is called. तो कोई हमारा एग है, उसके नीचे से हम टॉर्च लगा करके उसको देखते हैं ना, तो देखने को क्या कहा जाता है? कैंडलिंग की ये प्रोसेस होती है इन ऑर्डर टू नो कि जो एग है वो खराब तो नहीं हुआ है, वो ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं, वो हम कैसे देखते हैं? कैंडलिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, इन एन ऑफसेट हैरो नंबर ऑफ गैंग्स आर। सो ऑफसेट हैरो में आपको 2 गैंग्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये था 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हाई एग्जाम बी की साइट पे जा करके इसे। और अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में अवेलेबल है। 3 मॉक टेस्ट आप फ्रीली अवेलेबल, उससे आगे आपको बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, दैट इज़ ओनली 199। और इसमें आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ 9 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे। और चैप्टर टेस्ट अभी इसमें और अपडेट होंगे, 16 अभी हैं। 60 चैप्टर टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू यू टू हैव अ कंप्लीट योर पूरा आपकी स्ट्रेटेजी, पूरा प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए को हर एक चैप्टर के यहाँ पर चैप्टर टेस्ट दिए जाएंगे। तो ये सारा था आज के जो पूरा सेशन था अबाउट दिस। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।